नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिन पर। हम जो है कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ रहे थे NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित, जो कि आपके 2021-22 का जो सिलेबस रहने वाला है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी आपका जो पहला जो अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण। तो अभिक्रियाएं क्या होती है, समीकरण क्या होती है, उसको लेकर हमने चर्चा की थी। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, आज बात करने वाले हैं अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है कितने प्रकार की होती है और किस किस प्रकार से वो अभिक्रियाएं होती है, उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा कि कोई भी जो अभिक्रिया होती है, किसी भी प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके अंदर घटना क्या घटती है, बंध टूटते हैं और बनते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं होती है। इस आधार पर बंध के टूटने पर और नए बनने पर या तो क्या होगा, कोई नया पदार्थ जुड़ेगा या टूटकर बाहर निकलेगा। तो इस आधार पर अगर अपन बात करें अभिक्रिया की, तो अभिक्रियाओं का जो पहला जो प्रकार आता है वो आता है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कह सकते हो या उसी को अपन बोल सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया जो आती है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, नाम से पता चल रहा है। देखो, योगात्मक यानी जुड़ना, यानी इसमें क्या होगा कि कोई दो पदार्थ आपस में जुड़ेंगे और एक नया पदार्थ बनाएंगे। ठीक है, यानी एकल पदार्थ क्या करते हैं, आपस में मिलकर या संयुक्त होकर क्या करते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कह देते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं अपन कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई दो एकल पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सर इसके उदाहरण, चलो इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखो, उदाहरण में जैसे अपन बात करें, जैसे कोयले का दहन। जब भी दहन की बात आती है, मैंने पहले ही बताया था आपको, जैसे उदाहरण लेते हैं अपन कोयले का दहन। जब भी दहन की बात आएगी ना, इसका मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे अपन कोयले का दहन। कोयला क्या होता है, कार्बन, और दहन का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। तो C+O2 क्या हो जाएगा, CO2। तो यहां आप देख सकते हैं कि दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये कौन सी होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी, यानी योगात्मक अभिक्रिया होगी। उसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जल का निर्माण, जल के निर्माण की अगर अपन बात करें तो जल कैसे बनेगा बताओ, H2+O2 क्या बनेगा, H2O। अब क्या बताओ, अभिक्रिया संतुलित है। आप कहोगे सर अभिक्रिया संतुलित नहीं है, क्यों नहीं है? देखो, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है। तो क्या करें, तो इसको संतुलित करने के लिए मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। तो अब बताओ ऑक्सीजन तो कितनी हो गई, 2, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो इधर भी हाइड्रोजन 4 चाहिए, तो यहां पे क्या लिख दूंगा, मैं 2 लिख दूंगा, है ना। तो ये हो गया, जल का निर्माण हो गया, है ना। चलो समझ में आ गया। चलो और इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यानी योगात्मक अभिक्रिया में सीधा सा ध्यान रखना, योग होगा। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे सल्फर का दहन ले सकते हो आप, सल्फर या गंधक का दहन, सल्फर S+O2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसमें भी क्या हो रहा है, दहन ही तो हो रहा है। उसी प्रकार से जैसे अपन कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे मैं लेता हूं CaO, इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं जिसे अपन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम भी लिख देता हूं, चलो मैं, इसको कहते हैं अपन कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना। अगर इस चूने को बुझोना है तो क्या करेंगे, जल मिला देंगे। भाई जल मिला दो, इसके अंदर H2O, बुझ गया। भाई किसी भी पदार्थ को बुझाना तो क्या करेंगे, जल ही तो मिलाएंगे। जल मिला दिया, बुझ गया। तो क्या बन जाएगा, देखो Ca, कैल्शियम इधर 1 थे, ऑक्सीजन कितनी होगी, 2, हाइड्रोजन भी 2, यानी ये OH2। इसको बोलते हैं अपन कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि बुझ गया है तो क्या बोल सकते हैं, और बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना
कैल्शियम ऑक्साइड या भुजा हुआ चूना इसे अपन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी देख सकते हो कि ये जो अभिक्रिया हो रही है आपके सामने कौन सी हो रही है, संयोजन अभिक्रिया हो रही है। कौन सी हो रही है, संयोजन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब देखो जब इस चूने को अपन क्या करते हैं, ध्यान रखना कि एक बार ये क्वेश्चन घुमा के आया जब पहले एनसीईआरटी कोर्स चलता था 2016-17 की बात है ना। उसके बाद आपका आरबीएससी आ गया था, अब फिर से एनसीईआरटी आ गया है। तो जब ये कोर्स चलता तो वहां पे एक क्वेश्चन आया था कि एक पदार्थ जिसका उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, जिसका उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, उसके निर्माण की अभिक्रिया और दीवार पर अभिक्रिया लिखिए। तो सफेदी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, चूने का उपयोग करते हैं, भुजा हुआ चूने का उपयोग करते हैं। इसको दीवार पर लेपित किया जाता है ना, दीवार के ऊपर इसको लगाया जाता है। ये सफेद रंग का पदार्थ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जिसे अपन बोलते हैं भुजा हुआ चूना। तो इसका निर्माण कैसे होता है आप देख सकते हो, बिना भुजा हुआ चूना जिसे अपन कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जब इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर क्या मिला देंगे, जल मिला देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जिसे अपन क्या कहेंगे, भुजा हुआ चूना। भाई बिना बुझे हुए चूने में क्या मिला दिया, पानी मिला दिया तो चूना बुझ गया, तो ये बन गया भुजा हुआ चूना, है ना। अब इसकी दीवार पर अभिक्रिया कैसे होती है वो देखना थोड़ा सा, है ना। चूने की दीवार पर अभिक्रिया, बुझे हुए चूने की। तो जब इसको दीवार पर क्या करते हैं अपन, लेपित करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, CaOH2 कैल्शियम ऑक्साइड, इस पर CO2 की क्रिया होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये किससे क्रिया करेगा, CO2 से क्रिया करेगा, और CO2 से क्रिया करके ये क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, और बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इसको अपन कहते हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये और किसका सूत्र होता है, संगमरमर का सूत्र भी यही होता है, संगमरमर या जिसे अपन बोलते हैं मार्बल या संगमरमर का सूत्र भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, तो ये हो गई दीवार पर अभिक्रिया, हो गई किस पर हो गई, दीवार पर अभिक्रिया। ठीक है जी, क्लियर, कंप्लीट। चलो, तो अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि एक पदार्थ है जिसका उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, उसके निर्माण और दीवार पर अभिक्रिया लिखिए। तो ये आपको निर्माण कैसे होता है अभी मैंने आपको बताया था, और ये उसकी क्या हो जाएगी, दीवार पर अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर। अब आपके अगर आप किताब में देखोगे तो आपके एक एग्जाम्पल दे रखा है, या यूं कह सकते हैं क्रियाकलाप, एक्टिविटीज दे रखी है। एक बीकर लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, इस तरह से एक बीकर ले लेते हैं। बीकर यानी एक कांच का एक प्रकार से पात्र होता है जिसे कहते हैं बीकर। इस बीकर के अंदर क्या भर देते हैं, जल भर देते हैं। क्या भर देते हैं, जल। और जब इस जल के अंदर अपन क्या मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये बीकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बीकर क्या हो जाता है, गर्म। अपन इसको गर्म नहीं कर रहे हैं, जब पानी के अंदर, जल के अंदर अपन क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाएंगे तो ये बीकर अपने आप गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये चूने को अपन पानी में घोल रहे हैं तो उष्मा निकल रही है, गर्मी निकल रही है। ठीक है, तो इस गर्मी निकलने के आधार पर अभिक्रिया का एक नया प्रकार और निकल के आ जाता है। गर्मी के आधार पर एक अभिक्रिया का नया प्रकार और निकल के आता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, उसे अपन बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। भाई ये गर्मी हो रही है यानी पात्र गर्म हो गया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, उन अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो क्या कह सकते हैं अपन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब बात आती है कि सर इसके कोई उदाहरण। तो जनरली अगर अपन उदाहरण देखें तो आपने देखा होगा कि आप के जो घर है वहां पर आपने देखा पशु है या पशु का गोबर, फल सब्जियां उनके छिलके, तो इन सबको अपन क्या करते हैं, एक खड्डे में क्या करते हैं, डालते हैं। गोबर वगैरह सबको, है ना, गोबर हो गया, पशु का गोबर हो गया, पशु का मलमूत्र ये कह सकते हो, और फल सब्जी इनके छिलके वगैरह जो भी है उन सभी को एक गड्ढे में डाला जाता है। साल भर गड्ढे में उसको डालते, वो वहां पर इकट्ठा होता रहता है गोबर और जो भी कचरा है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि जब उस गड्ढे को वापस उठाकर वहां से खोद कर खेतों में डाला जाता है, जिसे अपन गोबर खाद कहते हैं, तो वहां आपने देखा होगा कि वहां से क्या होती है, भाप निकलती, गर्मी निकलती है। इसका मतलब जब वो फल सब्जी
जो भी सड़ेंगे गोबर वगैरह, तो उनका सड़ना क्या है, एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। तभी तो वहां पर जैसे कि गोबर वगैरह जो होता है, गोबर का जो ढेर है, वहां से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। यानी फल सब्जी इन सब का सड़ना, गोबर का सड़ना, ये सब क्या है, एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी विक्रिया। दूसरा, हम जो श्वसन लेते हैं, हम जो श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो हमारा जो श्वसन तंत्र जो है, श्वसन की जो क्रिया है, श्वसन की क्रिया भी एक प्रकार की कौन सी विक्रिया है, ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। कौन सी विक्रिया है, ऊष्माक्षेपी विक्रिया। जनरली जो अपन क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, भोजन के अंदर हमारा जो मुख्य जो घटक होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद जब श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है, उस कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, अपघटन होता है। क्या होता है, अपघटन, या यूं कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीकरण क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे। तो जब अपन भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जब अपन श्वसन के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन क्या करती है, उस कार्बोहाइड्रेट का क्या करती है, अपघटन करती है, या यूं कह सकते हैं ऑक्सीकरण करती है। और उस ऑक्सीकरण से हमें को क्या, हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा भी एक प्रकार की क्या, या ऊष्मा यूं कह सकते हैं, ये ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि श्वसन की क्रिया, या यूं कह सकते हैं पाचन की क्रिया भी एक प्रकार की क्या है, ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। तो अपने शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि मुख्य जो घटक होता है वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है। और जब अपन श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, यानी 6O2। ये अपन क्या संतुलित करने के लिए लिख रहा हूं मैं, पहले डायरेक्ट संतुलित करके चल रहा हूं मैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अब इससे अपन देखो, इसका क्या होगा, ग्लूकोज का क्या होगा, ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज का यहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी, इसलिए कि अपन क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण होगा। तो इससे बनेगी, एक तो बनेगी CO2, और एक बनेगा इससे जल, और बाहर क्या निकलेगी, ATP। यानी ATP को अपन बोल सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, ATP का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या फॉस्फेट लिख देते हैं कई जगह पे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फास्फेट। तो ये एक प्रकार से अपने श्वसन के अंदर जो क्रिया होती है, भोजन का जब पाचन हो जाता है, भोजन के पाचन के बाद श्वसन, यानी भोजन का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो अपने को मिलेगी ATP, यानी हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है किस रूप में मिलती है, ATP के रूप में मिलती है। किस रूप में मिलती है, ATP के रूप में। तो और ये जो विक्रिया होती है, ये भी एक प्रकार की क्या होती है, ऊष्माक्षेपी विक्रिया होती है। कैसी विक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी विक्रिया होती है। इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूं। ठीक है, लिख लिया। चलो आगे बात करते हैं अपन ऊष्मा शोषी विक्रिया, यानी जिनके अंदर क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा, जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाएगी, उसे अपन बोलेंगे ऊष्मा शोषी विक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है। तो अगला आपका आ जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी विक्रिया किसे कहेंगे, कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी विक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी विक्रिया। सर इसका कोई एग्जाम्पल, बिल्कुल इसका एग्जाम्पल है, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है ना, AgBr, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, जब इस सिल्वर ब्रोमाइड को अपन क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। किस में रखते हैं, धूप के अंदर रख देते हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, HNu, है ना, HNu लिख सकते हो, या UV लिख सकते हो, कोई सी भी लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। HNu या UV यानी अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी किरणें, सूर्य का प्रकाश। तो जब ये टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा, देखो 2Ag संतुलित करके लिख रहा हूं मैं, और Br2, ठीक है। ये ऊष्मा शोषी विक्रिया है। कौन सी विक्रिया है, ऊष्मा शोषी, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये संयोजन तो नहीं है, संयोजन का तो मैंने कहा ही नहीं है। अपन प्रकार पढ़ रहे हैं ऊष्मा शोषी विक्रिया के बारे में। सूर्य का प्रकाश क्या है, सूर्य से तो गर्मी मिलती है ना, इसका मतलब ऊष्मा मिल रही है एक प्रकार से।
तो ये उष्मा ग्रहण करके सिल्वर ब्रोमाइड उष्मा ग्रहण करके सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट गया, उष्माशोषी विक्रिया है। तो आप कह सकते हो कि सर ये टूट रहा है तो क्या इसको अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, टूटना, है ना। ठीक है, अब देखो इस अभिक्रिया का जो उपयोग करते हैं ना, इसका उपयोग करते हैं अपन श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, श्वेत श्याम फोटोग्राफी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, क्लियर। चलो अगली जो अभिक्रिया आती है वो आती है आपका अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, टूटना, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसमें क्या होगा कि कोई भी पदार्थ जो है वो वियोजित होकर सरल अणु में टूट जाएगा। जैसे मान लो कि मैं ले लेता हूं, जैसे AB है, ये टूट जाएगा किसमें? A+B। ठीक है, तो इसे अपन बोलेंगे सरल अभिक्रिया। क्या कहेंगे? सरल अभिक्रिया, सॉरी माफ कीजिएगा, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वियोजित होकर सरल अणु में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, यूं कह सकते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ सरल अणु में वियोजित हो जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ सरल अणु में टूट जाता है या अपघटित हो जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल सीधे से अपन देख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया के टूटने का। जो देखो अभी मैंने एक तो बताया था आपको 2AgBr, कैसे टूटेगा ये? 2Ag प्लस Br2। अब आप कहोगे सर ये तो आपने अभी उष्माक्षेपीय विक्रिया में लिखा है, सॉरी उष्माशोषी में लिखाया था, ये तो उष्माशोषी विक्रिया है। तो मैंने ये थोड़ी कहा ये उष्माशोषी नहीं है, उष्माशोषी है, लेकिन वो कब? जब ताप के आधार पर बात करेंगे अपन। जब ताप के आधार पर बात की जाएगी, उष्मा ग्रहण करने या उष्मा त्यागने के आधार पर बात की जाएगी, तो अपन कहेंगे कि ये उष्माक्षेपी है। बाकी ये कौन सी है? अपघटन अभिक्रिया है। उसी प्रकार से जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पे इसका मैं ये भी लिख सकता हूं ना, उष्मा लिख देता हूं, चलो ताकि ध्यान में रह जाएगा ये उष्मा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी अगर मैं गर्म करूंगा तो ये टूटेगा कैसे? आपका CO2 प्लस CaO प्लस CO2। तो इसमें भी देखो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन हो गया और ये क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। बना नहीं बना? उसी प्रकार से पोटेशियम क्लोरेट KClO3, 2KClO3, इसको अपन बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, ये भी टूट जाएगा आपका 2KCl प्लस कितने हो रही है आपके? 6, तो 3O2, इस तरह से। तो इसमें भी क्या हो रहा है? देखो वियोजन हो रहा है। तो ये होगी आपकी कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी? वियोजन अभिक्रिया, है ना, इस प्रकार से। तो इसमें कोई दिक्कत है? ये होगी वियोजन अभिक्रिया। क्या होगी? वियोजन अभिक्रिया, यानी जिसमें क्या होगा कि पदार्थ टूटकर सरल पदार्थ में वियोजित हो जाता है या सरल अणु का निर्माण करता है। कोई जटिल पदार्थ वियोजित होकर सरल अणु का निर्माण करता है। क्लियर? कोई दिक्कत? मिटा दें। चलो एक बार लिखना चाहो तो इसको फटाफट लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखिए। अगली जो आती है वो आती है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी आती है? विस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है, या इसमें एक अपन एग्जांपल और देख लेते हैं, जल का विद्युत अपघटन। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया का। जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। देखिएगा क्या करते हैं अपन, एक इस प्रकार से एक बीकर ले लेते हैं, चित्र पूछा जाएगा आपके जल के विद्युत अपघटन का, नामांकित चित्र बनाइए। एक इस तरह से अपन क्या ले लेते हैं? बीकर ले लेते हैं। इस तरह से एक बीकर ले लिया और इस बीकर के अंदर अपन क्या भरेंगे? जल भर देंगे। क्या भर देंगे? जल भर देंगे। इसमें एक यहां से एक छिद्र कर देते हैं इस तरह से यहां पर,
और छिद्र करके इसके अंदर क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड। क्या होती है, देखो एक धातु की एक छड़ होती है, और जब किसी धातु की छड़ को क्या करते हैं अपन, विद्युत स्रोत से यानी लाइट से जोड़ देते हैं। धातु की छड़ को जब किसी विद्युत स्रोत यानी जब करंट से जोड़ दिया जाए, उसके अंदर अपन करंट प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। इस प्रकार से एक बीकर लेंगे और इसके नीचे क्या करेंगे, दो छिद्र कर देंगे। क्या कर देंगे, छिद्र कर देंगे, ठीक है। और इन इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। किसे जोड़ देंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे अपन। ये जोड़ दिया किससे, बैटरी से। इनको जोड़ देंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे, और इसके अंदर क्या भर देंगे अपन, जल भर देंगे बीकर के अंदर। बीकर के अंदर क्या भर देंगे, जल भर देंगे, और इस दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर परख नली को रख देंगे। इस प्रकार से उल्टी परख नली रख देंगे इनके ऊपर, ऐसे दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर एक उल्टी क्या रख देंगे, परख नली रख देंगे, ऐसे, है ना। जब अपन क्या करेंगे कि जैसे ही यहां पर इसमें अपन क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे अपन इसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो आप देखोगे यहां पर क्या होगी, गैस इकट्ठी हो जाएगी यहां पर और यहां पर। यानी एक में तो हाइड्रोजन गैस होगी और एक में कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी। इस प्रकार से तो ये होता है जल का विद्युत अपघटन। क्या होता है, जल का विद्युत अपघटन, ठीक है। इसके नोट्स की अगर मैं बात करूं तो नोट्स के लिए आपको हम टेलीग्राम पे इसके नोट्स अवेलेबल करवा देंगे, है ना, इस चैप्टर के। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसका रजिस्ट्रेशन करके आप जैसे आप क्या करोगे, उसका सर्च बार में अडानिया एजुकेशन सर्च करोगे तो वहां आपको क्या होगा, इसका चैनल मिल जाएगा। आप चैनल को क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको इसके जो चैप्टर के जो नोट्स हैं, संबंधित चैप्टर के नोट्स, वहां आप बिल्कुल इसकी निःशुल्क पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। चलो हो गया ये, तो ये हो गया जल का विद्युत अपघटन, है ना। इसकी थ्योरी वगैरह सब वहां मिल जाएगी आपको, चित्र वगैरह सब कुछ अच्छे से। अगली आती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है कि विस्थापन हो जाएगा इसके अंदर। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, देखो इसमें क्या होगा कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के परमाणु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देता। जब किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक के परमाणु को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, जब किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक के परमाणु को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सर इसका कोई उदाहरण? बिल्कुल है उदाहरण। देखो जैसे मैं ले रहा हूं कॉपर सल्फेट CuSO4, इसको अपन बोलते हैं कॉपर सल्फेट। इसको क्या कहते हैं अपन, कॉपर सल्फेट कहते हैं। कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नीला थोता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला थोता। जब इस कॉपर सल्फेट के अंदर अपन क्या करेंगे, जिंक मिलाएंगे, जिंक के कुछ टुकड़े मिलाते हैं, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4। इसको बोलते हैं अपन जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं, और बाहर क्या निकल जाएगा, Cu। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि इस जिंक ने क्या किया, कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। इस जिंक ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो मिटा दें। अगला आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया आती है आपकी वो कौन सी आती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, पदार्थों का आदान प्रदान होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, पदार्थों का क्या होगा, आदान प्रदान, अदला बदली हो जाएगी, यूं कह सकते हैं। पदार्थों की क्या हो जाएगी, अदला बदली। जैसे अपन लेते, देखो कॉपर सल्फेट CuSO4, और जब इस कॉपर सल्फेट की क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH। ये तो क्या है, कॉपर सल्फेट, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका क्या नाम होता है, अभी बताया था मैंने, कॉपर सल्फेट, और इसको अपन बोलते हैं, इसका एक और नाम है नीला थोथा, और इसको अपन बोलते हैं कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं अपन, कास्टिक सोडा भी कहते हैं इसको, कास्टिक सोडा। ठीक है, तो जब कॉपर सल्फेट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाएगा तो अपने को मिलेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2, और यहां मिलेगा अपने को सोडियम सल्फेट Na2SO4। संतुलित में यहां पे 2 लिख देता हूं मैं। तो आप देख सकते हो कि यहां पर कॉपर है और इसके साथ क्या है, SO4 है, और यहां सोडियम के साथ क्या है, OH है, जबकि यहां आप देखोगे कॉपर के साथ क्या गया, OH, और सोडियम के साथ क्या गया, SO4। इसका मतलब इसमें अदला बदली हो गई ना, देखो ये अदला बदली हो गई, देखो ये इसके साथ जुड़ा और ये इसके साथ जुड़ा, है ना, यानी पदार्थों का विनिमय हो जाता है, यूं कह सकते हैं आदान प्रदान, तो इसको अपन और क्या कह सकते हैं, पदार्थों का विनिमय हो जाता है। और जब पदार्थों का विनिमय होगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जब कब, जब पदार्थों का क्या होगा, विनिमय होगा। ठीक है, तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया जी, चलो अगला आता है जैसे एक अवक्षेपण अभिक्रिया और आती है आपके, यानी इसी का अपन एग्जांपल देख सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी सब सोडियम सल्फेट की क्रिया अपन किसके साथ कराएंगे, बेरियम क्लोराइड के साथ कराएंगे। मिटा दे इसको, ये जो सोडियम सल्फेट बना है, इस सोडियम सल्फेट की क्रिया किसके साथ करा दे अपन, सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसको अपन बोलते हैं सोडियम सल्फेट। जब इस सोडियम सल्फेट की क्रिया किसके साथ करा देंगे अपन, बेरियम क्लोराइड के साथ करा देंगे, BaCl2, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड और इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। तो ये मिलेगा आपको सोडियम क्लोराइड 2NaCl और बाहर क्या मिलेगा, BaSO4, बेरियम सल्फेट। और इस बेरियम सल्फेट का आपको क्या मिलेगा, अवक्षेप मिलेगा, झाग के रूप में मिलेगा। और जब किसी अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होता है तो उस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है जी, इसको कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर, मिटा दें। चलो इसके बाद जो आपकी अभिक्रिया आती है, देखो कौन कौन सी आती है, एक तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया आती है, एक अपचयन अभिक्रिया, एक आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर एक अपन बात करेंगे विकृत गंधिता के बारे में, यानी जब गंध जो है वो बदल जाती है, विकृत गंधिता, है ना, विकृत गंधिता, जब गंध क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो यहां पर एक तो अपन बात करेंगे किसके बारे में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक अपन बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया के बारे में, एक अपन बात करेंगे आपके रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रेडॉक्स या इसको और बोल सकते हैं अपन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं इसे अपन। फिर अपन बात करेंगे एक विकृत गंधिता के बारे में, यहां ये लिख रहा हूं मैं, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है विकृत गंधिता। तो इसको लेकर अपन चर्चा करने वाले। तो ये जो टॉपिक है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, ताकि जो मुख्य रूप से जो वीडियो है ये 10th क्लास के लिए, और इनकी आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप इतना कंटिन्यू इसको कर पाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इनके बारे में। तब तक आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।